एक सेकेंड। हाँ, मैंने बोला कि आपसे लास्ट टॉपिक मैंने बैंकिंग ऑफ अ रोड पढ़ाया था, और इसके अलावा तो कोई टॉपिक और पढ़ा नहीं है हमने। ठीक है, चलो इसमें बताओ। बैंकिंग ऑफ रोड वाले केस में क्या है कि एक इरा मतलब जो इसका जैसे मैंने आपको क्वेश्चन भी शायद दिया होगा इसमें, एक ट्रेन की पटरी का, कि एक रेल, दो रेल्स ऐसे पैरेलल चल रहे हैं, एक रेल जो है दूसरे रेल से थोड़ा सा ऊपर कर दिया गया है। पूछा गया कितने हाइट ऊपर किया जाए कि सेफली इतनी वेलोसिटी से उस पर टर्न कर जाता है। तो हमसे पूछा है यहाँ पे कि अगर कोई रोड बैंक हो जाता है, मतलब अभी फ्लैट था तब तो सीधे निकल गया, फ्लैट से अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर हाई टच तक उठा देते हैं इस इंड को, तो अब रोड जो पहले ऐसे घूम रहा था अब ये ऐसे हो जाएगा। अब गाड़ी इस पर टर्न करेगी तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा इफेक्ट चेंज होगा। इस केस में उस वेलोसिटी की वैल्यू डिराइव करके हमने कितनी लाई थी? आ जाओ। v इज इक्वल टू कितना था बोलना एक बार। यही आया था। ठीक है, आर जी इंटू टेन थीटा है ना, ये पूरा यही है ये। म्यू इंटू, रुक जाओ भाई रुक जाओ, हमें पहले डेरिवेशन में देख लेने दो क्या लिखा है, मैं खुद भूल गया हूँ। क्यों ब्रैकेट में रहेगा, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपको बोल। ठीक है, आप पूरा इस टर्न को बोल रहे हो ब्रैकेट में रहेगा, आर जी बाहर है, यही ना। यहाँ म्यू टेन थीटा लिख लो, यही ना। रुक जाओ, डेरिवेशन से देख लेते हैं। हाँ सही है, म्यू टेन थीटा नहीं रहेगा क्योंकि म्यू यहाँ आ गया है। ठीक है, फार्मूला देखो याद नहीं आ रहा था, बट आप फार्मूला जब भी सॉल्व करना, एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, फिगर जो भी बनाया गया था उस फिगर को याद रखोगे। अगर कहीं फार्मूला भूल भी जाता है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बट निकल जाएगा, क्योंकि अगर प्लस माइनस कहीं भी गलत हुआ तो चीज़ें बदल जाएंगी। आ जाओ, जैसे मान लो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे मान लो 10a + b है, अब इसका फॉर्मूला तुम्हें याद है, मान लो मैंने कहीं गलती से 10a - b दे दिया, तो आप एक याद किए दूसरा अपने आप लिख देते हो, तो एक याद है आपको तब लिख दिया। अब इसमें तो एक ही फॉर्मूला है, तो इसी को याद या तो रख लो या तो आप फिगर याद रखो। फिगर याद रहेगा तो सिंपल FBD ड्रॉ करना है, ड्रॉ करके आप सीधे फार्मूला निकाल सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये दो फार्मूले थे। ये वेलोसिटी बिना बैंकिंग के केस में था, लेवल रोड पे था। मैंने बोला था कि अगर हम स्पेशल केस लें, अगर ये जो हमने थीटा इंक्लाइन किया था इस थीटा की वैल्यू को 0 कर देता हूँ, तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ 0 अगर पुट कर दिया जाए तो v = कितना हो जाएगा, आर जी, ये ऐसे चलेगा। tan 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, अरे tan 0 0 हो जाता है, प्लस में कितना रहेगा म्यू 1 - ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ऊपर केवल म्यू बचेगा, नीचे 1 से कोई मतलब नहीं है। देन v = कितना आ जाएगा, म्यू आर जी। मतलब क्या है, साफ दिखाई दे रहा है कि ये फ्लैट रोड की बात हो रही है, मतलब रोड अभी भी कैसा हो गया, लेवल। अगर थीटा की वैल्यू कितने डिग्री कर दी जाए, 0, तो ये बैंकिंग ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखना है लेवल के लिए और ये फार्मूला उसके लिए। चलिए क्वेश्चन 2-4 कर लेते हैं। क्वेश्चन जो दिए हो गया है, कितना है आंसर, क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन बोलना एक बार स्टार्टिंग का। ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है बेटा, सुनिए। क्वेश्चन हमसे दिया है कि अ ट्रेन हैज़ अ नेगोशिएट अ कर्व ऑफ 400। अब यहाँ पे देख लो जो जो चीज़ें पहले गिवन है। एक ट्रेन है जो निगोशिएट कर रही है एक कर्व को, मतलब वो कर्व पाथ सीधे चल रही थी, कहीं अचानक से मोड़ आ गया बड़ा सा ऐसे। जो टर्न है वो कितने मीटर का है, 400 मीटर। 400 मीटर का टर्न नहीं है, निगोशिएट अ कर्व ऑफ 400 मीटर, मतलब समझ रहे हो क्या है,
400 मीटर ये नहीं है उसका लेंथ। 400 मीटर का मतलब उसने रेडियस दे रखा है, इतना बड़ा कर्व है वो। 400 मीटर का ऐसे कर्व बना रहा है, तो इसका मतलब ये उसका सरकमफियरेंस नहीं दे दिया है पूरा 400 मीटर, वो तो सर्कल में घूमेगा ना ऐसे। अगर 400 मीटर होगा तो 400 मीटर में बोल रहा हूँ कर्व, तो तुम समझ जाओ 400 मीटर कर्व का मतलब है कि ये उसका रेडियस, तभी तो ये 400 मीटर का बनेगा। समझ रहे हो, मतलब रेडियस गिवन है 400 मीटर। दूसरी क्वेश्चन में बात बोली है कि बाय हाउ मच शुड द आउटर रेल बी राइज्ड। अब मान लो ट्रेन पटरी पे ऐसे चल रही होगी, तो उसने बोला कि इस आउटर पटरी को, ये इनर रेल हो गया, इनर पटरी मतलब रेल का मतलब होता है पटरी जो ट्रैक होता है, तो ये इनर रेल हो गया और ये हो गया आउटर रेल। तो उसने बोला है कि आउटर रेल को, ये यहाँ से इसका रेडियस हो गया जो कि मान लेते हैं 400 मीटर का, ठीक है। अब बोला है कि आउटर रेल को कितना उठा दिया जाए, ऊपर कितना उठा दिया जाए, मतलब हमसे क्या निकालने के लिए बोल रहा है, h, कितना हाइट ऊंचा, मतलब इसको ऊंचा कर दिया जाता है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू द इनर रेल, इसके रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब ये ग्राउंड पे रहेगा और इसको उठा दिया गया। जैसे समझो पहला वाला ट्रैक ग्राउंड पे है और दूसरे वाले को कितना उठा दिया, h हाइट उठा दिया, ठीक है। 3D फिगर में थोड़ा बन रहा है, इसलिए चीज़ों को समझो। जैसे मान लो ये पहले वाले रेल को अगर देखोगे तो पहला वाला रेल एकदम लेवल में होगा, मगर दूसरा वाला रेल उसे कितना हाइट ऊपर उठा दिया जाएगा, कहीं h हाइट ऊपर ऐसे ऊपर कर दिया जाएगा। अब ये ट्रैक ऐसे कहीं बना लो, ये कहीं ऐसे, समझ गए हो ना, ये पूरा ऐसे ट्रैक चल रहा है, ये ऐसे ट्रेन मुड़ रही है, मतलब एक्चुअल में सीधे चलनी चाहिए थी मगर इधर वाले को ऐसे उठा दिया गया। अब ट्रेन ऐसे चल रही है इधर वाले ट्रैक को, तो कितना हाइट उठा दिया गया है, h हाइट। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट बोल रहा है राइज विद रिस्पेक्ट टू द इनर रेल विद द स्पीड ऑफ, कितने स्पीड से चलना है इसको, 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द रेल इज़ 1 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन द रेल इज़ 1 मीटर। अच्छा एक बात बताओ, देखो डिस्टेंस ये है कि ये है, ये होगा ना, क्योंकि ट्रैक तुम ऐसे समझो, फिगर से थोड़ा सा, फिगर से हो सकता है बहुत लोग को कन्फ्यूज़न हो। पहले पटरी ऐसे थी मगर बाद में इसको उठा दिया गया ना ऐसे, ये हो गई पटरी। अब ये पटरी हुई तो एक इनर रेल और इधर वाला आउटर रेल, तो ये दो रेल के बीच का डिस्टेंस होगा, ये नहीं होगा, ये मत समझ लेना। ये पहले था ऐसे, अब उठ गया तो डिस्टेंस ऐसे हो गया, ये हाइपोटेनस बन गया, और हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो ऐसा नहीं कि ये भी 1 है तो ये भी 1 है, नहीं, ये अलग डिस्टेंस होगा, पहले कुछ अलग रहा होगा, बट उसने दे दिया कि जब उठ गया तो उसके इसमें डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, 1 मीटर का, ठीक है। 48 किलोमीटर पर आवर दिया है, 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लो, कितना आएगा, ये कटेगा तो है नहीं, मतलब 18 से तो एग्जैक्ट कटेगा नहीं, हाँ तो 6 से काट लेते हैं, ये हो जाएगा 36 18 8 40 3 मीटर पर सेकेंड। अब सुनो, 400 मीटर का रेडियस, 400 मीटर का रेडियस, तो इसमें सर रेडियस का क्या लेना देना है, कुछ समझ रहे हो क्यों लिया गया है ये। हम इसमें सर अब फॉर्मूला लगाएं, वो ये फॉर्मूला लगाएं, हमसे क्या पूछा है, क्या पूछा है, हाइट, क्या इसमें कहीं हाइट वेट दिख रहा है, नहीं, तो आप तो फंस गए, क्योंकि अगर वो तो केवल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला जो कि उसने दे दिया, इतनी वेलोसिटी से वो जा रही है, तो कहाँ कैसे होगा, थोड़ा ध्यान से सुनो। हाँ रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या मतलब इसमें लगा दें, क्या ऐसा कुछ हमें समझ में आ रहा है कि कुछ सॉल्व किया जा सकता है, बोलो भाई। नहीं, वेलोसिटी दिया है तो वेलोसिटी तो आएगा, म्यू नहीं दिया है कोई मतलब नहीं, रेडियस दिया है, म्यू नहीं दिया है, तो पहले ये भी फॉर्मूला अगर तुम सोच रहे हो तो इस फॉर्मूले में भी तो म्यू आएगा, उसमें भी म्यू आएगा, आर और जी तो ठीक है समझ में आ रहा है, म्यू नहीं दिया है, तो सर कैसे निकालें, म्यू निकाल सकते हैं, म्यू निकाल सकते हैं, बताइए।
हमें h चाहिए। h निकालने के लिए तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? बस देखो, ये डिस्टेंस तुम्हें पता है, यही निकालना है। अब इसको निकालने के लिए हमने कितना एंगल इसको ओपन कर दिया है? थीटा। एक बात, साइन थीटा क्या होता है? अरे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है क्या? एल मतलब दोनों पटरी के बीच का लेंथ, अभी उसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, तुमने ट्रिग्नोमेट्री में ये बात पढ़ी होगी कि साइन थीटा में इफ थीटा इज, ऐसे लिखते हैं, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़े उठा देंगे, ये जो उठाया जाएगा क्या बहुत उठा दिया जाएगा, ट्रेन ही पलट जाएगी, एकदम हल्का सा इंक्लाइनेशन होता है। तो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज अप्रॉक्स इक्वल टू टेन थीटा, मतलब वही, हाँ, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, और टेन थीटा भी इक्वल किसके होता है? थीटा के। तो इसका मतलब दोनों इक्वल है, तो साइन थीटा अप्रॉक्स इक्वल किसके हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा। अब एक बात बताओ, यहाँ से हम टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? क्योंकि साइन थीटा टेन थीटा के इक्वल है, तो अगर साइन थीटा टेन थीटा के इक्वल है तो यहाँ से h/l इसकी भी वैल्यू हो जाएगी। अब टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है और बेस, या तो अभी फ़िलहाल में ये, या टेन थीटा की वैल्यू हमें अगर मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए, थीटा उसने दिया नहीं है, टेन थीटा की वैल्यू अगर हम कहीं से निकाल लेते हैं तो हम h/l में से l दिया है हमें या l नहीं दिया है तो l की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। बताओ इसी दो इक्वेशन से कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो फिर हम उनके पास जाएंगे। अब उसके पास जाने के लिए या तो ऊपर वाला कंडीशन या तो नीचे वाला, ऊपर वाला कंडीशन में आओगे या नीचे वाले में म्यू की ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन में कहीं म्यू मेंशन नहीं था, इन दोनों के हिसाब से कहीं निकल सकता है। सोच के देखो, मैंने आपको एक इक्वेशन बना दिया, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये l नहीं है, इसको r ले लो, कुछ भी ले लो, क्योंकि बेस को मैंने r माना है, ठीक है, ये l है। बताओ जल्दी बताओ, इन दो इक्वेशन के हेल्प से निकल जाएगा। किसने सॉल्व किया था? आंसर कितना आया है उसका? हाँ, पॉइंट 0.0 आंसर आ रहा है, आपको बता दे, डायरेक्ट आंसर ही लिखा है 0.00 है, एक ही जीरो है ना, 0.0454 यही है, 0.0454 किसी का है तो एक ही लोग सॉल्व किए हो। टेन थीटा निकालना पड़ेगा, याद करो डेरिवेशन में कहीं पे भी देखो, थोड़ा सा जहाँ पे भी डेरिवेशन पढ़े हो, टेन थीटा एक केस बनाया गया है, थीटा निकाला गया है, कहीं थीटा निकाला गया है, कैसे निकाला? v²/rg कैसे निकाला है? अगर किसी ने निकाला है तो, किसी को नहीं पता? अगर पता है ठीक है, आपने लिख तो लिया, v² इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू v²/rg सर होता है। मैं कहीं फॉर्मूले में, कहीं ये क्वेश्चन में नहीं बताया हूँ, मगर एक बात सुनो, देखो क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू नहीं दी है ना, म्यू नहीं दिया है, मतलब म्यू को क्या मैं मान लेता हूँ 0। फॉर्मूले में पुट करोगे थोड़ा, 0 कितना बचेगा? अंडर रूट v इज इक्वल टू कितना बचेगा? केवल टेन थीटा, और बाहर क्या चल रहा है, तो क्या rg टेन थीटा बचेगा, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, देन v² इज इक्वल टू, अब बताओ टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? समझ गए हो? ये जो टेन थीटा की वैल्यू है यहीं रखनी है, बस यहीं से h निकलेगा।
अब टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, वी स्क्वायर अपॉन एच अपॉन, निकल जाएगा वी स्क्वायर बाई आर जी, ये रेडियस हो गया, एच अपॉन इसको क्या कर लें आर, ये रेडियस आर तो दिया नहीं है, ये आर नहीं लिया जा सकता, ये रेडियस नहीं है भाई, कर्व है ना ये पूरा, तो कर्व है तो निगोशिएट, ये तो आर यहाँ वाला है, ये एल होगा, एच अपॉन एल जो चल रहा था भाई, क्योंकि इसके इक्वल ही तो किया गया है ना, साइन थीटा एच बाई एल है, तो टेन थीटा भी किसके इक्वल हो जाएगा, एच बाई एल के, समझ रहे हो ना इतनी, मतलब टेन थीटा सर होता है कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस छोड़ो, मैंने बोला साइन थीटा के इक्वल ही टेन थीटा है, तो जो साइन थीटा की वैल्यू हो वही टेन थीटा भी हो जाएगा। अब टेन थीटा कितना होता है, तो वहाँ से देखो बी स्क्वायर बाई आर जी, अब सारी वैल्यू पता है, क्या बी पता है, क्या आर दिया है 400, क्या जी पता है, क्या एल पता है, एच निकल जाएगा, अरे एल 1 है, भी हमारा 40/3 है, रेडियस 400 है, जी की वैल्यू 10 ले लो, यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लेना, एच आ रहा है 0.0453 कुछ ऐसे मीटर में, रख के सारी वैल्यू सॉल्व कर लो। ये कंडीशन, ये टर्म कहीं लिख लो, इफ़ म्यू इज इक्वल टू 0 केस बना के, इफ़ म्यू इज इक्वल टू 0 एक केस बना लेना जहाँ पे भी लिखा होगा कि अगर म्यू नहीं मेंशन है तो हम उसको वहाँ पे 0 कंसीडर कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में लिख दे कि सरफेस फ्रिक्शन लेस है तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट होगा ही नहीं, लिख दिया तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तब जाएंगे वहाँ पे उस केस के पास। नोट करिए, क्वेश्चन लिखिएगा। हो गया, इस फॉर्मूले को बस नोट कर लेना, वो फॉर्मूला, और बस यहाँ से ये अब कैलकुलेट नहीं किया हूँ, रख के निकाल सकते हो, सारी वैल्यू दी है, पॉइंट में आ रहा है, कटेगा नहीं तो टाइम लगेगा, फालतू में टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, कैलकुलेशन ही है। एक क्वेश्चन लिखिएगा फिर आगे चलते हैं। कैलकुलेट द एंगल, कैलकुलेट द एंगल through which calculate the angle through which a cyclist bend from the vertical when he crosses the circular path of 34.3 meter in circumference under root 22 इन अ सर्कमफियरेंस इन अंडर रूट 22 सेकेंड लिख लेना, वो टाइम है अंडर रूट 2, मतलब इस सर्कमफियरेंस को कवर करने में उसको अंडर रूट 22 सेकेंड लग रहा है। जी की वैल्यू 9.8 लेनी है और हमसे पूछा है कि कितने एंगल से साइकिलिस्ट बेंड करेगा। समझ रहे हो क्या है, जैसे मान लो साइकिल चला रहे हो तो अचानक से कहीं टर्न आ गया तो क्या होता है, हम साइकिल को सीधा थोड़े मोड़ लेते हैं, हल्का सा झुकाते हैं। किधर से झुकाते हैं, जैसे ये वर्टिकल लाइन है तो इस वर्टिकल लाइन से साइकिलिस्ट, ये रोड है,
अगर ये रोड ऐसे टर्न ले रहा है, कर्व ले रहा है, तो क्या मैं अपने साइकिल को ऐसे थोड़ा सा झुका लूँगा, इस वर्टिकल से थोड़ा सा झुकाऊंगा ना। अगर इधर मुड़ रहा हूँ तो कितना एंगल वर्टिकल से झुका रहा हूँ, थीटा। यही हमसे पूछा है। कितने समय में वो क्रॉस कर रहा है उस सर्कमफियरेंस को, तो √22 सेकेंड में। और उस सर्कुलर पाथ की जो पूरा डिस्टेंस है उसको कवर करने का डिस्टेंस 34.3 मीटर गिवन है। मतलब 34.3 मीटर का ट्रैक है और उसको टाइम जो लगा रहा है, ये डिस्टेंस मान लो, और टाइम जो लगा रहा है वो कितना है, √22 सेकेंड। ठीक है, यही दो चीज़ दिया है, थीटा हमसे पूछ रहा है। बताओ कैसे निकलेगा, सोचो एक बार, सोच के बताओ जल्दी से। कितना आ रहा है, tan थीटा, बोलो भाई किसने बोला। नहीं आ रहा है, देखो सुनो, पहले सुनो। इसीलिए कह रहे हैं कि आप फॉर्मूला रट के बैठे हो तुरंत हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी तो समझना ज़रूरी है। जैसे मान लो ये साइकिल सीधे आ रही थी मगर एक कर्व मिल गया, तो उस बंदे ने, ये सपोज करना ये साइकिल है, इसने अपने साइकिल को इस वर्टिकल से कितना एंगल घुमा दिया, थीटा एंगल ऐसे बेंड कर दिया। ठीक है, ये वर्टिकल था, जैसे रोड टर्न मिला झुका के मोड़ना चाह रहा है। ठीक है, अब ये जो थीटा एंगल मिला, थोड़ा ध्यान से देखो, अगर हम देखें यहाँ पे तो इसका नीचे वेट होगा साइकिलिस्ट का, कितना होगा, mg। ऐसे देखो, फिगर में इधर बनाया हूँ, मतलब ये साइकिल ऐसे घूम रही होगी, यूं घूम रही होगी। ठीक है, यूं, लेबल रोड है, बैंकिंग रोड नहीं है, घूम तो ऐसे रही है। बैंकिंग होगा तो वही फिर कहानी चलेगा जो पहले था, ऐसा नहीं कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये बेंड होके मुड़ रही है, तो नीचे वेट हो गया mg। अच्छा, ये अगर हम देखें बेंड किया है तो नॉर्मल तो थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गया ना, क्यों भाई, ऐसे है ना, ये सीधा होता तब ना नॉर्मल सीधा होता, मगर ऐसे झुक गया तो नॉर्मल तो सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है, तो सरफेस तो ये है, अब इसके परपेंडिकुलर तो सीधे निकलेगा। तो अगर हम यहाँ पे एक लाइन बनाएं तो क्या हमें ये एंगल थीटा दिखाई देगा, तो ये n cos थीटा होगा और ये n sin थीटा होगा। हो गया। अब एक बात बताओ, n sin थीटा क्या सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा, क्योंकि यही तो घुमा रहा है इसको, तो n sin थीटा किसके इक्वल होगा, mv² r के, सेंट्रीपिटल फोर्स के। और n cos थीटा किसके इक्वल होगा, mg के। बताओ, n से n कट गया, sin थीटा अपन cos थीटा कितना आ गया, m से m कट गया, डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आया, g ऊपर जाएगा ना, ये आएगा v²g। साइन अपन कॉस, जी नीचे है ना, तो जी आर, v²/rg, यही होगा ना। सॉरी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो v²/rg। क्या अभी ये फॉर्मूला पढ़े हो ना, सेम अभी ये फॉर्मूला बताया, जब म्यू की वैल्यू को 0 कर दिया तो डायरेक्ट यही आ गया था, मगर इस केस में भी वही आ रहा है। तो पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसमें भी सेम एंगल वही आता है। अब जो मैं तुम्हें क्वेश्चन दिया हूँ ये साइक्लिस्ट ही है जिसकी वेलोसिटी हमें नहीं पता है, भी पता है क्या, नहीं पता है, तो एंगल कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि भी तो ज़रूरी है।
सर आर तो निकाल सकते हैं, कैसे आर निकाल लेंगे, क्योंकि सरकमफियरेंस दे रखा है। तो सरकमफियरेंस होता कितना है, सरकमफियरेंस कितना होता है 2 पाई आर। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सरकमफियरेंस अपॉन 2 पाई। सरकमफियरेंस 34.3 है क्या, और 2 इंटू 3.14, क्या यहाँ से सरकमफियरेंस रेडियस आ जाएगा, क्यों भाई, सरकमफियरेंस 2 पाई आर, तो आर की वैल्यू इधर आ गई, देन सरकमफियरेंस अपॉन 2 पाई, सरकमफियरेंस गिवन है, ये आ गया रेडियस। अब बताओ रेडियस जब तुम्हें पता चल गया तो आर मिल गया है, जी पता है, बस क्या निकाल लें भी, तो उसने डिस्टेंस दिया ही है, इतना डिस्टेंस कवर कर रहा था √22 टाइम 22 सेकेंड, मतलब क्या यहाँ से v मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, लग सकता है क्या, डिस्टेंस 34.3 टाइम कितना √22, क्या यहाँ से स्पीड मिल जाएगा, तो स्पीड मिल गया है ये, और रेडियस मिल गया है ये, और जी की वैल्यू पता है कितनी लेनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कितना 34.3 अपॉन √22, इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन r, r कितना है 34.3 अपॉन में 2 इंटू 3.14 इंटू जी, जी की वे कितनी लेनी है 9.8। सॉल्व कर लिया जाए इसको। अच्छा इसको 3.14 से अच्छा है, देखो √22 है, क्योंकि 22/7 होता है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो वो अच्छा होगा। 22/7 लेंगे तो 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, समझ रहे हो ना, अरे 22/7 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो 34.3 इंटू 34.3, नीचे से क्या ऊपर चला जाएगा इसमें 2 इंटू 22 चला जाएगा, अपॉन नीचे क्या बचेगा 34.3 इंटू 7, और ये भी बचा है, अभी ध्यान देना 22 का स्क्वायर रूट का तो केवल 22 होगा, और इंटू में कितना होगा 9.8, 27 22 कैंसल, 34.3 से ये कैंसल, और देखो कुछ और कट रहा है, 2 से इसको काट दो, 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 4.9 हो गया। अब देखो कुछ कट पिट रहा है, 9 4 13 नहीं कटेगा, नहीं इससे 13 7 ये भी नहीं कटेगा, मतलब 7 से 343 कट जाएगा, शायद 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब कितना होता है, अरे क्यूब बोल रहे हैं, याद नहीं है, 8 कट जाएगा 34 7 7 49 टाइम में ना, हाँ मतलब अरे 49 हम लिख रहे हैं, पॉइंट लगा लेना है, 4.9 होगा क्या, 4.9 टाइम में जाएगा कि नहीं जाएगा, मगर पॉइंट कहाँ लगेगा ये ध्यान देना है। 34.3 से 7 को डिवाइड, 7 से डिवाइड करो ना, हाँ जाएगा, 14 से 8 जाएगा, जाएगा ना, तो पॉइंट लगाएंगे तब ना 3 आएगा, तो वही तो बोल रहे थे, मैं बोल नहीं रहा हूँ 4.9 लिख के मिटा दिया, 4.9 से 4.9 कैंसिल हो गया, 1 मतलब थीटा इज tan थीटा 1 मतलब थीटा 45 डिग्री, समझ रहे हो। पाई की वैल्यू 22/7 इसलिए लिया क्योंकि मुझे एक 22 दिख गया, आप 3.14 लेते तो आंसर थोड़ा सा पॉइंट में आ जाता, फिर एंगल निकालना मुश्किल हो जाता। ये कॉन्सेप्ट है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, हम बताए नहीं है क्योंकि हमें पता है कि फॉर्मूला तो सेम वही आना है, मैं चाहता तो क्वेश्चन डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से लगा देता, बट आपको एक कॉन्सेप्ट समझना था कि अगर साइकिल बेंड होता है तो ये कहानी चलती है, कितने एंगल से बेंड करेगा, वेलोसिटी पूछ रहा है तो v = √μ_rg, वही tan थीटा वाला ही कहानी चलेगा, rg tan थीटा।
नोट कर लो। एकदम स्पीड में नोट किया करो भाई, आराम से नहीं। 2 मिनट 1 मिनट से ज़्यादा मैं टाइम दूंगा नहीं। आपके पास टाइम नहीं है, आप ये मत सोचिए हमारे पास बहुत टाइम है, आराम से 11th और 12th की तरफ पढ़ेंगे। फटाक से नोट करिए जितना बोल रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ में आ गई तो साथ में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रही है कंसंट्रेट होके सुनो। जब बोल दे रहा हूँ मैं आपको 2 मिनट टाइम दूंगा, और कोई भी चीज़ इस पर इतनी लिखिए 2 मिनट में हो जाएगा, इतना बड़ा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन चलेंगे आगे। थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को। लिखिएगा। क्वेश्चन में दिया एक चीज़ है, मैं आपसे इसमें 2 पूछ रहा हूँ, और क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट मतलब आया हुआ क्वेश्चन है कई बार कई एग्ज़ाम में, ठीक है। लिखिएगा। अ सर्कुलर रेस ट्रैक of a radius 300 meter is banked ed लगा लेना, banked at an angle of 15 degree 15 at an angle of 15 degree if the coefficient of friction of a surface is 0.2, what is, फर्स्ट लिखिएगा, ऑप्टिमम स्पीड मतलब वो कम से कम कितनी स्पीड होगी, ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द कार to avoid wear and tear on its tire. Optimum speed of the car to avoid wear and tear on its tire. Wear and tear on its tire. समझ गए हो। दूसरा लिखो क्या है, मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड, मैक्सिमम परमिसिबल कितना परमिशन वाला स्पीड होगा, परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड अ स्लीपिंग। 2 केस है, दूसरा फिर से बोल रहा हूँ, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड अ स्लीपिंग, ठीक है। पहले देखो इसमें बोल रहा है कि एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका 300 मीटर का रेडियस दे रखा है और उसको 15 डिग्री से बैंक कर दिया गया है। इसमें आपको देखो 15 डिग्री की कुछ वैल्यू, जैसे साइन 15, टेन 15, कॉस 15, इनकी कुछ वैल्यूज़ आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं रखोगे तो निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो टेन 15 अगर है कहीं तो याद रखो 0.267 होता है, 0.26 भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यूज होगा। 15 डिग्री बोला है तो आप निकाल नहीं पाओगे, 10 15 इतना समय नहीं रहेगा, तो याद रहना है 10 15, साइन 15, कॉस 15, इन वैल्यूज़ को याद रखो, कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि आप 37 53 ये सब तो निकाल लेते हो, फंस जाता है मुद्दा कहीं 15 पे, तो इनको याद करके रखो। निकालने का तरीका कभी समझा देंगे कैसे निकाला जाता है। अभी क्वेश्चन में बोला है कि उसको 15 डिग्री से बैंक कर दिया गया है। अब बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है रोड का और कार के सरफेस के बीच का 0.2 है, तो बताइए वो कम से कम कितनी स्पीड से चले, वो कार कितना स्पीड से चल सकता है
कि उसका पहिया उस पर फटे ना। भाई तेज़ स्पीड से चलने से भी टायर फट जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपका रोड कैसा है। आप बोलते हैं ना ख़राब रोड है भाई धीरे चलो टायर ख़राब हो जाएगा, क्यों? क्योंकि रोड ख़राब है तो टायर ख़राब होने का रीज़न क्या है? फ्रिक्शन ज़्यादा है। फ्रिक्शन ज़्यादा है तो टायर पे इफेक्ट डालेगा ही, जाहिर सी बात है। तो टायर पे इफेक्ट डालेगा, टायर फट जाएगा। तो हमने बोला कि रोड का फ्रिक्शनल कोफिशिएंट म्यू जो है वो 0.2 है। तो बताइए उसको कितने स्पीड से चलना चाहिए कि उसका टायर फटने से बच जाए, अवॉइड टू टीयर एंड बियर्स, मतलब टायर टीयर वियर होने से बच जाए। दूसरी चीज़ बोला है कि उसकी परमिसिबल स्पीड कितनी हो कि वो रोड से स्लिप न करे। समझ रहे हो ना? जैसे मान लो ये ट्रैक चल रहा है और कोई गाड़ी ऐसे, अभी तो फ्लैट है मैंने उठा दिया, अब कोई गाड़ी आ रही है खूब अचानक से ऐसे इस पर मुड़ रही है और ये रोड यहाँ से कर्व मुड़ा हुआ है, और अगर मैं बहुत तेज़ स्पीड से हूँ तो क्या सरकते हुए चला जाऊँगा ऐसे आगे? यही होता है ना, बहुत तेज़ अगर आ रहा हूँ टर्न पे उतने स्पीड से मुड़ गया तो क्या स्लिप करते हुए आगे चला जाऊँगा? तो इससे बचने के लिए उसको कितने स्पीड से चलना पड़ेगा, दूसरे केस में ये पूछा है। निकालिए, इसमें पता ही चल गया, म्यू दे दिया है, आर दे दिया है, जी पता ही है, थीटा दे ही दिया है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। बैंकिंग ऑफ द रोड वाला केस लगा दो, वेलोसिटी पहले निकालो। जल्दी बताइए। आ गया? पहला आया? अरे बोलो भाई, इतना समय मत लगाओ। उसके टायर को फटने से बचाना है। क्या क्या दिया है पहले क्वेश्चन में बोलना। म्यू दिया है, हाँ ठीक है। थीटा दिया है 15 डिग्री, म्यू दिया है 0.2, रेडियस दिया है 300 मीटर, बस यही है ना? ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है, सुनो, हमसे पूछ रहा है पहला वाले केस में टायर फटने से बचना है, तो क्या इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए? रोड पे फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए तभी तो, क्योंकि एंगल अब वो कम कर नहीं सकता, एंगल अब वो कम कर नहीं सकता। उसने पूछा कि उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो टायर अगर न फटे इसका मतलब म्यू को क्या रखना पड़ेगा? 0, या मिनिमम बोल सकते हो, म्यू को मिनिमम रखना पड़ेगा। फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, टायर तभी बचा रहेगा, क्योंकि जहाँ ये आएगा टायर पे इफेक्ट डालेगा। तो हमने बोला इसको 0 करो। इसको 0 करते हो तो फॉर्मूला याद करो, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या? म्यू आर जी टेन थीटा में केवल आर जी टेन थीटा होता है क्या? अरे वो म्यू आर जी टेन थीटा भी बताया क्या? आर जी टेन थीटा होता है क्या? बस रख दो फॉर्मूले में। बी इज इक्वल टू, आर की वैल्यू कितनी है? 300, जी की वैल्यू रख लो 10 रखना है, 10 रख लो, 10 थीटा, थीटा कितना दिया? 15, 0.26 मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 जीरो से, 2 जीरो से पॉइंट हट गया। अगले स्टेप में कर दे रहा हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आपके लिए। इसके 2 जीरो से पॉइंट हट जाएगा, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 26, तो ये हो जाएगा 30, 26, यही होगा ना? मल्टीप्लाई करो 780, रूट से बाहर निकाल लेना वी को, यही मीटर पर सेकेंड। परमिसिबल स्पीड लगभग इतनी होनी चाहिए। अगर उसको टायर को सेफ रखना है तो उसको लगभग √780 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलना है। चाहे तो इसको √ से निकालोगे, पॉइंट में आंसर मिल जाएगा। रूट से निकालने बाहर आता है ना भाई सबको? हाँ,
आता है ना ये तो कर ही लोगे, अब इसमें बताने का जरूरत नहीं। अगला बताओ, हमसे पूछा है ऑप्टिमम स्पीड, स्लिप ना करे। अब बताओ स्लिप ना करे तो फ्रिक्शन तो रोल निभाएगा, उसमें ऐसा थोड़े है कि फ्रिक्शन को जीरो कर, क्योंकि फ्रिक्शन जीरो कर दोगे तब तो ऐसे ही स्लिप कर जाएगा। तो फ्रिक्शन रोल अगर कर रहा है तो जाहिर सी बात है, और बैंकिंग का केस है तब तो बड़ा वाला फॉर्मूला आएगा। समझ गए? बस यही चीज समझना है आपको, कब क्या लगा रहे हो। हाँ वही पहला वाला, पहले वाले में क्या म्यू आर जी, नहीं भाई नहीं, उस पे नहीं लगेगा, क्योंकि तुम खुद सोचो वियर एंड टीयर नहीं होना है, इसीलिए मैंने बोला इसीलिए मैंने क्वेश्चन चेंज किया, बस उसने यही दिया ही था, मैंने इसमें एक और बढ़ा दिया, स्लीपिंग नहीं हो। तो स्लीपिंग नहीं हो मीन द सेंस v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी लगा दीजिए, सब पता है आपको ए टू से। थीटा ये डायरेक्ट लिख दो 0.26 0.26 म्यू 0.2 0.21, कैलकुलेशन बस होगा। लास्ट में आके रुके हो, करें 310 0.26, अब वो थोड़ा सा तो करना पड़ेगा भाई, देखो 0.2 इंटू 0.26 यही है ना। तो देखो मैं बताता हूँ कैसे करो, थोड़ा सा आसान बनाना है इसको, मतलब अगर आप नंबर से नहीं डरते हो तब, पॉइंट से डरते हो तब मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पॉइंट से डर लगता है, क्योंकि अगर एक इधर इधर हो गया तो आंसर गड़बड़ आएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस ये पूरा ऐसे है ना, तो इसमें ऊपर भी मैं 1000 से और नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ, करूँ, ये कितना हो जाएगा 260, ये जो बाहर चल रहा है चलने दो, अरे इसी से ले लेते हैं भाई, मल्टी ऊपर वाला तो यहीं से आ जाएगा, चलो ठीक है अभी ले लिया जाएगा इससे भी। ये कितना हो जाएगा 260 प्लस एक से तो पॉइंट हट गया, 200 हो गया अपॉन 1000 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले, 26 में 2 का, अरे 2 हो जाएगा और 26 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो, 12 52 होगा क्या, अरे 3 पॉइंट पे होगा 520, समझ गए ना, अरे 52 आएगा 0.52 नहीं, केवल 52 होगा, समझो भाई। देखो 2 प्लेस पे पॉइंट है, 1 प्लेस पे पॉइंट है, तो 2 प्लेस से तो 1 जीरो हट गया और 1 जीरो से ये पॉइंट हट गया, तो 26 में 2 का मल्टीप्लाई केवल 52 ही तो होगा। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हो, क्यों, पॉइंट हटाना है, आसान हो जाएगा चीज़ें। अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, इसको थोड़ी सी वैल्यू राहत दे देगी आपको, वैसे लेके चलोगे तो हो सकता है कहीं पे पॉइंट थोड़ा बहुत इधर हो, आंसर गड़बड़ आ जाएगा। चलें वर्टिकल मोशन पे क्वेश्चन दे देंगे, 2-3 करके लाना, अभी हम चलते हैं वर्टिकल मोशन पे। हो गया, क्वेश्चन मैं दे दूंगा इस पे आपको, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन तो ख़त्म ही नहीं होंगे, जितना करोगे बहुत है। क्वेश्चन बस समझना है कहाँ पे, इसमें कौन सा फॉर्मूला आप लगाओगे, फॉर्मूला अगर समझ गए हो तो आसानी से हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं वर्टिकल्स मोशन, अभी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन चल रहा था, अब यही मोशन कैसे आ जाएगा वर्टिकल में, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन।
चीज़ें बहुत एकदम चेंज हो जाएंगी। आपसे क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन, अब थोड़ा ध्यान से देखना। हाँ, पहले जो तुमने पढ़ा ना वो हॉरिजॉन्टल में चीज़ें बहुत अभी सही थी, ये लास्ट में जाके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ है जो ये सब चला है, नहीं तो वो तो सब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, ये सब तो तुम्हें आता ही है। इसका आंसर चेक करते हैं। अच्छा, ये वाला 300 क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन नंबर कितना था, 9। आंसर आ रहा है 38.1 मीटर पर सेकेंड, बाहर निकाल के, रूट से बाहर है। आ रहा है क्या? हाँ, आ जाएगा। 38 पॉइंट आ रहा है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रूट से बाहर निकाल लेना। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सुनिएगा भाई, अब ये रियल फिगर है, अभी तक सब इमेजिनरी फिगर बना रहे थे। कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो ऐसे कर रही है, ये हॉरिजॉन्टल है, और ऐसे घूम गया तो वर्टिकल है। यही हम पढ़ने जा रहे हैं। अब इससे पहले तुमने जितनी चीज़ें पढ़ी थी वो सब हॉरिजॉन्टल के लिए थी। एक ऐसे, जैसे गाड़ी मुड़ती है तो ऐसे मुड़ती है, ऐसे नहीं कि ऐसे चल रही है। ये वाला केस तुम बहुत रेयर केस में तुम देखोगे, बहुत रेयर केस में देखोगे। कहाँ देख सकते हो? जब किसी रस्सी में किसी पत्थर को बांध के घुमा रहे हो तब देख सकते हो। ऐसे घुमाओगे तो भी बन जाएगा, वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, मगर हाँ ठीक है, ऐसे घुमाओगे जैसे, देखना निकलेगा नहीं ना भाई सर, ठीक है। चलो ठीक है, बंद गया इसी में, अब खोलेंगे तो टाइम लगेगा। लगेगा तो ईटा नहीं है, लोहा है। सुनो, बात बस आपको ये बताना है कि आप जब इसमें मोशन में, ये अभी एक क्वेश्चन भी है, एक क्वेश्चन अभी मैं आपको जो होमवर्क बोल रहा था, एक आया हुआ क्वेश्चन है नीट का। एक बल्ब है, ट्रेन में बंधा हुआ है, ऐसे बीच में, ऐसे देखा होगा आपने कई बहुत जगह, होटल में ऐसे रस्सियों में आजकल बांध के लगा दिया जाता है। तो एक उसमें पेंट्री है, और उस पेंट्री के अंदर वहाँ पे उन्होंने लगा के रखा है ऐसे बल्ब, और ट्रेन ऐसे कर्व लेते हुए घूम रही है, मतलब कहीं घूम रही है तो वो पूरा ऐसे सर्कुलर मोशन करेगी, ऐसे ऐसे घूमेगी, और जब वो ऐसे ऐसे घूमेगी तो एक रेडियस बना लेगी कि कितने रेडियस, अब जितना ट्रेन घूमेगा उसी रेडियस से भी घूमने लगेगी। ठीक है, अब ये मोशन तो ओरिजेंटल हो गया, इसमें सारी कहानी वही चलेगी जो तुमने पहले पढ़ा है। बट अगर हम इसी को थोड़ा यहाँ पे देखो, इसमें यही सारी चीज़ें, 3 चीज़ें पढ़नी है। पहले जब वर्टिकल मोशन करेंगे तो पहले स्टार्टिंग जहाँ से करेंगे उसको लोअर पॉइंट बोलते हैं। ये नीचे जहाँ पे अभी है लोअर पॉइंट है। यहाँ से जब ये रस्सी ऐसे चलना स्टार्ट होगी तो एक समय बाद ये हाफ डिस्टेंस कवर कर लेगी। अगर ऐसे चलेगी तो यहाँ पे अगर आ गई तो हाफ डिस्टेंस हो जाएगा, देख रहे हो। अब उसके बाद से यहाँ से चलते हुए जस्ट लोअर के जस्ट अपोजिट पहुँच गई, पूरा एक आधा कंप्लीट कर लिया रिवॉल्यूशन, और फिर यहाँ से रिटर्न मार दी, पूरा एक रिवॉल्यूशन हुआ। मगर एक चीज़ सोचो क्या हुआ, उसको पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ तक की दिक्कत था। यहाँ तक अगर रस्सी आ गई है तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि रस्सी यहाँ पे पहुँच गई, अगर इसमें टेंशन कहीं भी स्लैक कर गया तो यहीं से गिर जाएगा कहीं, और अगर स्लैकिंग नहीं हुई तो क्या पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा। बस यही सब पूछेगा कि रस्सी बिना स्लैक किए हुए, कहाँ से बेंड हुए हुए पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रही, रस्सी का टेंशन कितना रखना चाहिए, समझ रहे हो। रस्सी का टेंशन कितना रखना चाहिए कि बिना स्लैक किए हुए उसने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। अपर पॉइंट पे गई तो उसकी वेलोसिटी कितनी रही, लोअर पॉइंट पे थी तो उसकी वेलोसिटी कितनी करे कि वो अपर पॉइंट तक पहुंच जाए, समझ गए। यही सारी कहानी आपसे इसमें पूछी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, पहले ध्यान से समझिए, अभी इसमें एक एक करके देखेंगे। मान लेते हैं ये लोअर पॉइंट है और ये इसका हायर एंड अपर पॉइंट यू से भी डिनोट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एम मिडिल पॉइंट डिनोट कर दिया है, और ये यहाँ पे रस्सी बंधी थी, ये अभी फ़िलहाल में यहाँ पे है
रस्सी यहाँ से यहाँ तक ऐसे पड़ी हुई है, ये आपका ये नट जो इसमें बंधा था वही है। अब ध्यान से देखना, रेडियस इसका कितना लिया, मतलब रस्सी का लेंथ कितना है, r है। इसी रेडियस r से पूरा घूमना है इसको। अगर मान लो किसी टाइम t में वो जब चलना स्टार्ट की तो कहीं अभी इतना ही पहुंची हो, ऐसे नहीं है ना, जैसे मान लो यहाँ से चल के हम 3 ही पॉइंट थोड़े लेंगे, ये केवल यही नहीं लेंगे, ये तो मेन रिफरेंस पॉइंट है, इस पे तो कैलकुलेशन आसान होता है। मुद्दा तो यहाँ का होगा, मतलब किसी भी पॉइंट पे जब वो पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, पहले हमें कैलकुलेशन में यही निकालना है। तो सपोज दैट एट अ टी टाइम पे वो कहीं पी पॉइंट पे पहुंचा है, समय जैसे टी हुआ तो कहाँ पे पहुंच गया, पी पे, तो क्या रस्सी यहाँ पे रही होगी, ये नट है यहाँ पे जो आप यहाँ पे बांधे हुए देख रहे हो। अब एक बात बताओ, जब यहाँ पे होगा तो ये कितना एंगल ऊपर गया है, थीटा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, अब ये एक्चुअल में इस वाले लोअर लेंथ से कितना हाइट ऊपर चला गया है, h हाइट। इस हाइट को क्या नाम दे देंगे, देखो भाई लोअर ये था ना, इस लोअर से लगभग रेफरेंस में कितना हाइट ऊपर चला गया है, h। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस क्या कहलाएगा, r माइनस h। टोटल लेंथ है r, ये तो अंडरस्टूड है, लिखने की जरूरत नहीं है। ये बचा हुआ है r माइनस h, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे जब होगा P पॉइंट पे तो देखो क्या होगा, नीचे की तरफ इसका वेट होगा mg। अच्छा ध्यान से देखो, इसमें क्या होगा, टेंशन T, रस्सी है तो टेंशन T होना ही है। यहाँ से जब चला होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी कितनी, अरे जब तुमने भेजा होगा तो तुमने दिया है वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी u। जब यहाँ पहुँचा होगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी, यही तो निकालना है, इस पॉइंट पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो, v, ठीक है। अब पूरा इसका कंस्ट्रक्शन कर लो भाई। एक बात बताओ, क्या हम इसमें किसका कंपोनेंट तोड़ दें, कंपोनेंट किसका तोड़ना चाहिए, ये P पॉइंट है, छोटा सा कहीं लिख दे रहा हूँ, ये P पॉइंट है, कंपोनेंट किसका तोड़ना चाहिए, mg का तोड़ें। चलो थोड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से देखिएगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। अरे ये लाइन क्या ये एंगल थीटा होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, और एक क्या एकदम इधर होगा 90 डिग्री पे, एकदम जस्ट टेंजेंट ए भी होगा, कितना होगा ये, ज़रूरत इसकी नहीं पड़ेगी बट ठीक है लिख दिया मैंने, इसकी नहीं पड़ेगी, इसकी तो पड़ेगी, समझ गए हो ना। अब सुनो, ये mg cos थीटा है। मुझसे पूछा है कि इस P पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी। P पॉइंट पे वेलोसिटी अगर बतानी है तो तुम्हें जाना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किस पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसकी एनर्जी हर जगह कंजर्व होगी, तो अगर एनर्जी कंजर्व होगी इसका मतलब इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू, यही तो होगा, एनर्जी कंजर्व मतलब जो पहले थी वही कहाँ रही होगी, बाद में। तो पहले कितनी रही है, तो पहले टोटल एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ इसको लिख सकते हो टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी में दो एनर्जी आती है, कौन कौन सी, काइनेटिक इनिशियल, पोटेंशियल इनिशियल, काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। काइनेटिक इनिशियल हाफ भी नहीं, वेलोसिटी कितनी है mu स्क्वायर। क्या भी किसी हाइट पे है, नहीं, यहीं से चलना स्टार्ट किया तो हाइट तो होगा नहीं, पोटेंशियल एनर्जी होती है mg, तो h 0 है तो पूरी कहानी। फाइनल में आते हैं, फाइनल कितना होगा, यहाँ पहुँचा तो हाफ v स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी भी होगा mg h होगा ना, क्योंकि h हाइट चला गया है ऊपर, ये ग्राउंड लेवल माना है मैंने, इस ग्राउंड से कितने हाइट ऊपर गया है h, तो mg h। अब इसको सॉल्व कर लेते,
ये है हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh m कट जाएगा, 2 इधर भेज देते हैं, देन u स्क्वायर 2 इधर जाएगा तो क्या 2 से 2 कट जाएगा, देन ओनली केवल v स्क्वायर बचेगा। देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे है, ये कट जाएगा, 2 इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमें तो v निकालना है, इधर भेज दें इसको, देन v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस 2gh, स्क्वायर हटा दें तो किस में चला जाएगा, मतलब किसी भी पॉइंट पे जाएगा तो क्या उसकी वेलोसिटी निकाली जा सकती है, यस किसी भी पॉइंट पे जाए तो क्या बस वो हाइट पता होना चाहिए कितना हाइट गया है लेवल से, समझ गए। और तुमने फेंका है तो इनिशियल तो तुम्हें पता ही होगा कितना इसे फेंका है। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ये रस्सी यहाँ से मैं फेंक रहा हूँ यहाँ से, तो मैं यहाँ से जब इसको फेंक रहा हूँ तो मुझे तो पता है ना कितनी स्पीड से मैं इसको स्टार्ट दिया हूँ। अब यहाँ जाएगा, हर जगह मैं तुमसे पूछूं वेलोसिटी कितनी है तो फॉर्मूला यही लगाओगे, कितना, √u स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। h बस पता होना चाहिए। जैसे सपोज दैट ऐसे मान लो अगर ये यहाँ पहुँच जाता तो h कितना होता, क्या r तो होता ही होता, r तो होता ही। अब ये डिस्टेंस इसमें कुछ होता, ये डिस्टेंस कुछ बढ़ता है इसमें, अब पता ना कितना होता हो तो क्वेश्चन में मेंशन होता ना कि कितना हाइट है टोटल लेवल से या अपर से, कुछ दिया होगा। जैसे मान लो अपर से भी दिया हो तो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस भी r है, तो ये अगर हमें पता है और ये टोटल r पता ही है, रेडियस पता ही है, तो इसमें से इसको घटा देंगे ये पता चल जाएगा, तो ये और ये जोड़ दिया जाएगा, टोटल हाइट पता चल जाएगी। तो बस तुम्हें क्वेश्चन में खेलना है कैसे क्या करना है, ठीक है। अभी बस ये उसकी फाइनल वेलोसिटी एट किसी भी पॉइंट पे निकालनी है, तो इट इज़ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, ठीक है। पहला कंडीशन यही है, पहली चीज़ हमने निकाला है इसमें वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। दूसरी आते हैं, दूसरी क्या निकाल रहे हैं अभी वो अपने आप हेडिंग बन जाएगा, पहले ध्यान से समझो, पहले देख लो दूसरा देख लो उसके बाद लिखना। दूसरा देखो, ये टेंशन किसके इक्वल है बताना, केवल mg cos थीटा नहीं भाई मेरे, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r। सेंट्रीपिटल भी तो इसको बाहर करके रखा है, ऐसे बांध के रखा है, अगर जैसे वही सेंट्रीपिटल नहीं होता तो क्या ये रस्सी छूट के चली जाती वहाँ, तो सेंट्रीपिटल ही तो बांध के रखा है, तो इसी mg साइन थीटा की डायरेक्शन में mv स्क्वायर बाई r, तो ये टेंशन इन्हीं के इक्वल है। अगर इसमें कोई भी एक इससे ज़्यादा हो गया तो रस्सी अपने आप टूट जाएगी, मतलब ये अगर ज़्यादा हो गया पूरा इधर का और ये कम हो गया तो रस्सी टूट नहीं जाएगी, टूट जाएगी। तो ज़्यादा नहीं होना, इन दोनों को इसके इक्वल होना है, ठीक है। तो mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r, इसको एक इक्वेशन बनाते हैं, ठीक। अब सुनो थोड़ा cos थीटा निकालो, cos थीटा निकालो। cos थीटा सर कैसे निकलेगा, मुझे ये p नाम दिया है, ये l नाम दिया है, चलो ये o दे देता हूँ और इसका m दे ही दिया हूँ, तो कुछ नाम दे दो भाई, इनका n दे दो, चलो अब cos थीटा निकालना है। तो मैं बोल रहा इन अ ट्रेंगल ONP, दिख रहा है क्या, क्या राइट एंगल ट्रेंगल है, अरे ONP क्या राइट एंगल ट्रेंगल है, बताना cos थीटा कितना होगा। थीटा सर कहाँ है, ये है, तो ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये क्या होगा बेस, और ये क्या होगा, और ये तो रेडियस ही है, अरे ये तो रेडियस ही है, तो क्या हम बोलेंगे r माइनस एच अपॉन आर, cos थीटा मिल गया, उठा के इस इक्वेशन में रख दो, रखोगे तो अब बताओ t इज इक्वल टू कितना आएगा, mg cos थीटा की जगह पे अपॉन r प्लस में m अपॉन r और v स्क्वायर, क्या पता है क्या, कहीं भी जाए तो उसकी फाइनल वेलोसिटी तो पता ही है, वो भी रख दो। u स्क्वायर अंडर रूट हटा दिया, स्क्वायर है ना, अंडर रूट हट गया। थोड़ा सॉल्व करिए इसको, ध्यान से देखिए, दोनों में m बाई आर कॉमन है क्या, अरे m बाई आर कॉमन है, क्या बच जाएगा यहाँ पे, जी आर माइनस जी एच, यहाँ क्या बचेगा, u स्क्वायर माइनस 2g h, r नहीं, r बाहर है, बस ये बचेगा 2gh, ये तो पूरा कॉमन ही हो गया। अब देखो एक चीज़, इसको सॉल्व करो, m बाई आर ऐसे ही रहने देते हैं, जी आर एक ही जगह है,
यू स्क्वायर एक ही बार है, बस ये दो बार दिख रहा है, तो -2GH और -GH, -3GH, अरे -3GH होगा, तो लिखते हैं यू स्क्वायर प्लस GR -3GH, ये रस्सी का टेंशन होगा। बताओ इसमें क्या नहीं तुम्हें पता है? सब पता है। क्या रेडियस पता है? क्या जी पता है? क्या यू पता है? कितने हाइट तक फेंके हो पता है? क्या रस्सी में टेंशन किसी भी हाइट पे निकल सकती है क्या? सपोज दैट, मान लो मैंने आपसे पूछा एट अ मैक्सिमम हाइट, कहाँ पे? सबसे मैक्सिमम हाइट पे जाए, तब बताइए टेंशन कितना होगा? बताइए, एट अ मैक्सिमम हाइट, एट अ एच पॉइंट, टेंशन क्या मुझे करना होगा? भाई मुझे इस h की वैल्यू को 2r के इक्वल करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, जब ये यहां से उठ के यहां जाएगा तो मैं सब काउंट यहीं से करूंगा, ऐसा नहीं जीरो हो गया है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये देखो, यहां से जब यहां गया तो हाइट कितना चला, यहां जाएगा तो कितना चलेगा? जीरो नहीं, r, और यहां से फिर यहां जाएगा तो r चल चुका है, तो r और चलेगा, तो कितना हो जाएगा? 2r। समझ गए हो ना? मतलब अगर वो एट एच पॉइंट पे पहुंचे तो उसकी हाइट को कितना रखना है, तो रखो इसमें, देन t इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस GR माइनस में 3 है, g है, और r, h की जगह पे क्या रखेंगे? 2r, तो क्या 6GR हो जाएगा? 6 हो जाएगा, GR माइनस 6GR, क्या माइनस में हो जाएगा? ये होगा टेंशन जब वो ऊपर रहेगा। समझ रहे हो? अब किसी भी पॉइंट पे, m पॉइंट पे पूछो तो भी निकाल लोगे। उस केस में h की वैल्यू केवल क्या रखोगे? r। ठीक है, ये दो चीज़ है, बस अभी लिखो। अभी क्या, कब ये स्लैक ना करे ये बता रहा हूँ। पहले ये दो कंडीशन यही पूछता है, वेलोसिटी और टेंशन, इन्हीं पे पूरा खेल है। हाँ हाँ, बस एक स्लैकिंग का केस है, वो मैक्सिमम और मिनिमम में लेके चल रहे हैं। ये 11th वाले मैम से डरते नहीं हैं सब ना, एकदम तब से परेशान करके रखे हैं सब। हो गया? जल्दी जल्दी करिए। COT है कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, पूरा लिख लेना इसको। बहुत लोग COME लिखते हैं, वो आसान होता है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी समझ सकते हो। टोटल एनर्जी मतलब बहुत सारी आ जाएगी, बट हम यहाँ पे केवल मैकेनिकल ही बात करेंगे क्योंकि मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। तो कंजर्वेशन और पूरा लिख लेना, मैकेनिकल एनर्जी।
हटाएं? हटा नहीं रहा हूँ। इसमें ये टेंशन किस पॉइंट का है? एट एल पॉइंट अगर लो तो, एल पॉइंट लो तो एच की वैल्यू को क्या रखना पड़ेगा? देन टी इज इक्वल टू कितना होगा? एम बाई आर यू स्क्वायर प्लस, ये तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि एच इसी में आ रहा था, केवल ये आएगा। एक ये हाइट का और ये किसका हो गया? लोअर। लोअर का टेंशन एम बाई आर यू स्क्वायर प्लस जी आर, याद रखना है। हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो एम बाई आर यू स्क्वायर माइनस 5 GR। क्लियर है इतनी बात? डिफरेंस पूछें अगर मैं, हायर माइनस लोअर, दोनों के बीच में डिफरेंस, मतलब टी एच माइनस टी एल किया जा सकता है ना? अरे टी एच में से टी एल घटा दो, दोनों में कॉमन क्या है? एम बाई आर कॉमन ले लो, एम बाई आर एम बाई आर, इसमें से इसको घटाना है तो इसको पहले लिखेंगे यू स्क्वायर माइनस 5GR, ये माइनस करना है तो माइनस में यू स्क्वायर और माइनस में जी आर। क्या यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा? कट जाएगा। देन कितना हो जाएगा? 6GR। देन डिफरेंस माइनस एम बाई आर और 6GR, आर से आर कट गया। देन टी एच माइनस टी एल इज इक्वल टू 6mg। समझ गए ना? mg मिलीग्राम नहीं है, mg, m मास है उसका और g वो है। माइनस साइन में आएगा, मतलब माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? कहाँ का टेंशन ज़्यादा है? क्योंकि हायर कम है, लोअर ज़्यादा है, तभी तो आंसर माइनस में आ रहा है। समझ गए हो ना? तो टेंशन कहाँ पे ज़्यादा है? लोअर। तो अगर TL माइनस TH करते तो क्या 6mg आता? समझ रहे हो ना? प्लस में आता। तो यही बुक में दिया होता है, TL माइनस TH इज इक्वल टू 6mg। मैंने बस इसलिए बताया क्योंकि यहाँ से एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कहाँ का टेंशन ज़्यादा है। माइनस साइन बस इंडिकेट कर रहा है कि हायर पॉइंट का टेंशन क्या होता है? कम, और लोअर का टेंशन क्या होता है? ज़्यादा। ठीक है, अब कंडीशन पे आते हैं। जल्दी करिए, टाइम नहीं है। अब कल क्वेश्चन करेंगे, सब खत्म हो गया है। एक छोटा सा ही कंडीशन बता लें। हाँ ठीक है, चलो यहाँ पे सुनो, यहीं अभी जगह है, सुनिएगा इधर, बात नहीं। कंडीशन देखिए, इसको ऊपर लिख देता हूँ, TL माइनस TH इज इक्वल टू 6mg। यार हमने आपसे बोला कंडीशन हमें क्या पढ़ना है? पहला, देखो अब बुक में लिखा होगा लैंग्वेज कुछ भी, हम आपको बस बता रहे हैं क्या मैं कंडीशन लिखना चाह रहा हूँ। इसको, इस पत्थर को कितनी कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड की जाए कि इस लूप को वो कंप्लीट कर जाए। ठीक है, तो अब अगर आप मॉड्यूल या अपने बुक में देखोगे तो उसमें लिखा है क्या? मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एट द लोवेस्ट पॉइंट फॉर लूपिंग द लूप। लूपिंग द लूप मतलब लूप को कंप्लीट किया, उसके लिए मिनिमम कितना प्रोजेक्शन वेलोसिटी दी गई? तो मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, यही हेडिंग है, फॉर लूपिंग अ लूप। बस ये। अब बताओ तुम इसके लिए तुम क्या करोगे? तुम सोच के देखो, तुम्हारी कहानी कहाँ पे डिस्टर्ब हो सकती थी? ये पत्थर कहाँ से जाके आ सकता था? कहीं से भी आ जाए, मगर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि यहीं दिक्कत करेगा। एकदम जब वो हायर पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहीं से टेंशन अगर स्लैक कर गया तो क्या नीचे आ जाएगा? तो स्लैक नहीं होना चाहिए, मतलब हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन या तो जीरो से बड़ा हो या लगभग जीरो के, क्योंकि मिनिमम वर्ड यूज किया हूँ, तो मिनिमम मतलब या तो टेंशन जीरो के इक्वल हो, जीरो से कम नहीं होना चाहिए। जैसे जीरो से कम होगा नीचे चला आएगा। समझ गए ना? मतलब इसमें जब यहाँ पे पहुँचेगा तो टेंशन इसको नीचे खींचेगा ना,
तो उसकी टेंशन की वैल्यू जीरो के इक्वल हो, मिनिमम चाहिए तो जीरो के इक्वल हो सकती है या जीरो से बड़ी हो। मतलब लिख सकते हैं टी एच इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। बस यही कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। जहाँ पे ये तुम्हें पता है टी एच की वैल्यू कितनी है, पता ही है, तो यही वैल्यू किससे ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए, जीरो से। तो ध्यान से देखो m बाई आर यू स्क्वायर माइनस 5GR, इसी की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू किसके होना चाहिए, जीरो। अब बताओ ये इनइक्वलिटी है मगर मैं हम इसको इक्वल टू की तरह ही सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये मान लो इक्वल है तो क्या m बाई आर इधर जाके जीरो हो जाएगा, होगा। तो क्या यू स्क्वायर माइनस 5GR ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा। तो यू स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या 5GR लिख सकते हैं। मतलब u इज इक्वल ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या अंडर रूट 5GR। और केवल मिनिमम पूछा है तो केवल इक्वल वाला लेंगे। देन u की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, अंडर रूट 5GR। इतनी प्रोजेक्शन दोगे अगर तभी उस लूप को कंप्लीट कर पाएगा। कितना, अंडर रूट 5GR। ठीक है, r उसका रेडियस होगा, g वैल्यू पता है और u तुम्हें पता ही है। और एक कभी कभी पूछ लेता है इसमें, जैसे दूसरा तो मैंने लिख दिया, पहला मैक्सिमम वेलोसिटी एट अ टॉप, बताओगे कितना होगा। मैक्सिमम वेलोसिटी टॉप पे कितनी हो सकती है, यहाँ ना कहीं पे वेलोसिटी निकालना हो तो यही फॉर्मूला है। एच आ रहा है, एच की जगह 2r पुट कर दो। अरे कितना हाइट चले हो, 2r, बस पुट कर दो, आ गया। देन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, यही लिखा जाएगा ना। अरे स्क्वायर कर दिया तो रूट हट गया। देन v स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर माइनस 2gh, h की जगह पे क्या पुट करना है, 2r पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 4gr हो जाएगा क्या। बस यही फॉर्मूला, स्क्वायर हटा दीजिए, अंडर रूट में डाल दीजिए। टॉप पे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी को कितना होना पड़ेगा, यू स्क्वायर माइनस 4gr अंडर रूट में। अब बुक में जैसे मान लो या कहीं पे तुम देख रहे हो तो सर सोचोगे कि सर हमें दे देता है कि वेलोसिटी एट अ टॉप इज अंडर रूट GR। सर यहाँ पे तो आपने लिखवाया यू स्क्वायर माइनस 5GR, कैसे आया है, सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। u की वैल्यू तुमने निकाली है, अगर लूप कंप्लीट कर रहा है तभी तो मैक्सिमम हाइट तक गया है, वहाँ से लूप कंप्लीट करके आएगा। अगर पूरा ये कहानी बन गई तो यहाँ पे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यू स्क्वायर माइनस 4gr होगा। और यहाँ तक अगर वो पहुँचा है तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी, अंडर रूट 5gr होगी क्या। मतलब u कितना रहना चाहिए, अंडर रूट 5gr। थोड़ा ध्यान से देखो, अंडर रूट 5gr पुट करेंगे तो स्क्वायर होगा तो ओनली क्या 5gr बचेगा, 5gr में से 4gr माइनस हो जाएगा तो केवल क्या बच जाएगा, gr। ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, फॉर्मूला ये है। मगर पूरा लूप अगर कंप्लीट कर ले रहा है तो जाहिर सी बात है u कितना रहा होगा, रूट 5gr। तो रख दो यहाँ पे, स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, gr। मैक्सिमम वेलोसिटी एट अ टॉप अंडर रूट GR। और कह रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी का प्रोजेक्शन कितना है, तो अंडर रूट 5gr। टेंशन एट अ हाइट कितना है, ये है। टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट कितना है, तो ये है। दोनों का डिफरेंस ये है, ज़्यादा कौन है, लोअर पे ज़्यादा और अपर पे कम होता है। कहीं पे वेलोसिटी निकालना है तो ये फार्मूला, और कहीं पे टेंशन निकालना है तो ये फार्मूला। बस यही केस है, इतना ही हमारा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, एक बार पढ़ लेना। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताऊंगा, क्वेश्चन में अप्रोच क्या करना है आपसे। यहाँ 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 आप एक पूरा डायग्राम बना के लाइएगा, फ्लो चार्ट इन द सेंस, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ से चला तो यू कितना होना चाहिए, यहाँ से चला तो यू कितना होना चाहिए, यहाँ से चला तो टेंशन कितना होना चाहिए, यहाँ पे पहुँचा तो यू कितना होना चाहिए, भी कितना होना चाहिए, टेंशन कितना होना चाहिए, यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे भी कितना होगा,
यहाँ पे टेंशन कितना होगा, यहाँ पहुँचा तो भी कितना, टेंशन कितना, तभी समझ में आएगा जब पूरा बना लोगे। क्योंकि अब बीच बीच में कहीं पूछेगा तो तुम समझ जाओगे कि यहाँ से यहाँ पे जाने पे अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो यहाँ पे वेलोसिटी इससे तो ज़्यादा होगी, यहाँ से यहाँ जाने वेलोसिटी अगर घट रही है तो इससे तो ये घट रही है, तो इसका मतलब इससे अब धीरे धीरे कम हो रही होगी। समझ रहे हो? जैसे मान लो मैंने बोला टेंशन यहाँ पे क्या होना है, जीरो। टेंशन यहाँ पे क्या होना है, जीरो, तभी तो पूरा लूप को कंप्लीट करे। तो टेंशन जीरो होना है, इसका मतलब नीचे टेंशन ज़्यादा है ऊपर टेंशन कम, तो क्या टेंशन यहाँ पे कम रहा होगा, इसके कंपैरिजन में टेंशन घट रहा होगा, घट रहा होगा, घट रहा होगा, यहाँ जाके क्या हो गया होगा, जीरो। समझ गए? या जीरो से बड़ा, ये भी हो सकता है। तो जीरो से बड़ा होगा ठीक है, मगर क्या इससे बड़ा होगा, नहीं। क्लियर है इतनी बात? तो यही चीज़ समझना है, बस ये फ्लो चार्ट बना लिए पूरा खेल समझ में आ जाएगा। पढ़ के आना, क्वेश्चन कल कराएंगे और देंगे, दे दें क्वेश्चन। इस पे नहीं, एक दूसरा क्वेश्चन ले लो, जो क्वेश्चन हॉरिजेंटल वाले पे ले लो, करके लाना। इलेक्ट्रिक बल्ब सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ electric bulb suspended from the roof of railway train by a flexible wire roof of a railway train by a flexible wire shift through an angle 45 degree when the train goes horizontally round a curve path of 200 meter radius find the speed of the train. किसके क्लास है?